नमस्कार दोस्तों। तो भारत ने इतने सालों से जो ताजिकिस्तान के अंदर आईनी एयरबेस को ऑपरेट किया, फाइनली वो एयरबेस का जो पूरा अग्रीमेंट है वो खत्म हो गया। ये अग्रीमेंट बहुत लंबे समय से, भारत लगभग 20-25 साल से इस पूरे एयरबेस को ऑपरेट कर रहा था, और ये भारत के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट एयरबेस इसलिए भी था क्योंकि सेंट्रल एशिया में मौजूद था। और सेंट्रल एशिया के ऊपर, एंड इट वाज अ वेरी नाइस ब्रेन चाइल्ड ऑफ जॉर्ज फर्नांडिस, जब वो अपना डिफेंस मिनिस्टर हुआ करते थे, उनका ये पूरा प्लान था, उनका पूरा ब्रेन चाइल्ड था कि हमें सेंट्रल एशिया में प्रेजेंट होना चाहिए। इससे हम दूसरी तरफ से भी पाकिस्तान को चेक में रख पाएंगे, अफगानिस्तान को चेक में रख पाएंगे। उस समय तालिबान का भी बड़ा इशू चल रहा था 1995 के बाद से ही। तो ये उस समय का एयरबेस था, सोवियत एरा का एयरबेस। बाद में भारत ने इसको पूरा अपने अंडर में लिया, अग्रीमेंट साइन किया ताजिकिस्तान की सरकार के साथ, और काफ़ी पैसे भी इन्वेस्ट किए। फाइनली अब वो अग्रीमेंट खत्म हो गया है। तो थोड़ा सा इसका सिग्निफिकेंस समझना बहुत ज़रूरी है इस एयरबेस का। और अगर ये अग्रीमेंट खत्म हो गया, नाउ इंडिया इज़ नो मोर इनटू सेंट्रल एशिया, अब सेंट्रल एशिया में भारत और कहीं भी मौजूद नहीं है। तो इसके क्या इंप्लीकेशंस होंगे, इसके क्या नुकसान हो सकते हैं इंडिया के लिए, उसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। अब वीडियो में आगे जाने से पहले एक बड़ी अनाउंसमेंट अनअकैडमी टीम की तरफ से कि अगर आप यूपीएससी सीएससी 2026, 27, 28 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अनअकैडमी कैन बी वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर यू। जस्ट 19,999 की सब्सक्रिप्शन फीस में यू कैन सब्सक्राइब टू अनअकैडमी, जिसमें आपको पूरा एक कंप्लीट जीएस, सीसैट, टेस्ट सीरीज, सब कुछ इसमें आपको पूरा कंप्लीट पैकेज जो है वो मिल जाता है। पूरा सारे बैचेस जितने भी अनअकैडमी के ऐप पे चल रहे हैं वो सबका आपको एक्सेस यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। डेडिकेटेड डाउट सॉल्विंग सेशंस होंगे, मेंटरशिप सेशंस होंगे, अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर्स जैसे मृणाल सर, प्रतीक सर, सुदर्शन सर जैसे एजुकेटर्स यहाँ पर आपको इस बैच के अंदर पढ़ा रहे होंगे। सबसे खास बात इसकी क्या है कि इसके अंदर आपको मेंस का जो निश्चय बैच है वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाता है। इसकी खुद की वैल्यू 10 से 12 हज़ार रुपये है। तो ऑफर कल तक ही लिमिटेड है, ज़रूर से ज़रूर इसको आप सब्सक्राइब कर लेना। नाउ कमिंग बैक टू दी टॉपिक, तो फाइनली भारत ने एक बड़ा डिसीजन यहाँ पर लिया। तो इंडिया की जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है उन्होंने डिसीजन ये लिया कि अब ताजिकिस्तान के साथ जो हमारा अग्रीमेंट चल रहा था आईनी एयरबेस को लेकर के, अब वो हम पूरे एयरबेस को अब हम वैकेट कर रहे हैं। इंडिया ने अपने सारे ऑपरेशंस वहाँ से फाइनली बंद कर दिए। लगभग साल 2002 से लगातार इस आईनी एयरबेस को हम ऑपरेट कर रहे थे, और ये हमारे लिए स्ट्रैटेजिकली भी बहुत इंपॉर्टेंट था। कहा जा रहा है कि ये पूरा बायलेटरल अग्रीमेंट जो भारत और ताजिकिस्तान के बीच में था, ये अग्रीमेंट 2022 में ऑलरेडी लैप्स कर चुका था। लेकिन उसके बाद भी, अग्रीमेंट लैप्स होने के बाद भी, जो नॉर्मली ये चीज़ें ऐसे चलती थी कि अग्रीमेंट लैप्स होता था उसके बाद दोबारा से रिन्यू हो जाता था। इस बार भारत ने भी रिन्यू नहीं कराया और अग्रीमेंट करके इन्होंने इस पूरे अग्रीमेंट को ख़त्म ही कर दिया। तो नाउ ऑफिशियली भारत अब ताजिकिस्तान के आईनी एयरबेस पे मौजूद नहीं होगा, यानी कि भारत सेंट्रल एशिया में ही मौजूद नहीं होगा। पूरे सेंट्रल एशिया में ही भारत की प्रेजेंस अब ज़ीरो हो चुकी है। अब ये इसके पॉजिटिव इंप्लीकेशन तो कम ही है, नेगेटिव इंप्लीकेशन काफ़ी है। मतलब ये आईनी एयरबेस जो है वो भारत के लिए बहुत स्ट्रैटेजिक साबित हो सकता है। हर बार अगर आपने देखा भी होगा कि पाकिस्तान, अब क्या हुआ है कि जब से अफगानिस्तान के साथ भारत के रिलेशंस जो हैं वो ठीक हुए हैं, जो मैं आपको इसका कारण बताऊं, तो अफगानिस्तान के साथ जब से भारत के रिलेशन ठीक हुए हैं 2021 में, जब से तालिबान की सरकार वहाँ ऑफिशियली आ गई है, और वो सरकार पूरी कोशिश भी कर रही है कि अब हमको ऑफिशियल रिकग्निशन दे दो, एक गवर्नमेंट मान लो हमको, तो अफगानिस्तान और इंडिया के रिलेशंस भी थोड़े से ठीक हुए हैं। भारत के रिलेशन जब से ठीक हुए हैं तो आईनी एयरबेस का यूज़ जो है, उस पर उतना पैसा खर्चा करना, वो अब मतलब कोई उसका तुक नहीं बैठ रहा है, उसका कोई मतलब नहीं रह जाता है। इसीलिए शायद हो सकता है कि भारत ने इसको ऑपरेट, इस पूरे एयरबेस को ऑपरेट करने से मना ही कर दिया है कि छोड़ दो, हटा दो। अगर आप इसकी लोकेशन देखो तो ये आपको यहाँ पर ताजिकिस्तान के इस साइड में, नीचे के साइड में आपको आईनी एयरबेस दिखाई देता है। ये जो ताजिकिस्तान की कैपिटल सिटी है दुशनाबे, उसके बहुत ही करीब है, मतलब बहुत ही करीब ये एयरबेस मौजूद है। एक तो इसकी स्ट्रैटेजिक लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और सबसे बढ़िया कि क्योंकि ताजिकिस्तान का ये बेस है तो पूरे सेंट्रल एशिया के ऊपर, खास तौर से नीचे अफगानिस्तान, पाकिस्तान, सेंट्रल एशिया के अगल बगल के देश के ऊपर आप बहुत अच्छा प्रेजेंस रख सकते हो। और मतलब आप जितने भी देखोगे, जितने भी जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स हैं, उनका यही कहना था शुरू में ही, जब सेंट्रल एशिया में एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी थी उस समय, तो सबका ये कहना था कि अगर हम सेंट्रल एशिया में आप प्रेजेंट होते हो तो आपकी जो स्ट्रैटेजिक लोकेशन है बहुत अच्छी, अगर आपको मिल जाती है सेंट्रल एशिया के अंदर, तो आप लिटरली जो पूरा एशिया है, सदर्न एशिया, सेंट्रल एशिया से लेकर के सदर्न एशिया तक आप पूरा कंट्रोल कर सकते हो। और उसमें फिर बहुत लोगों ने अपने अपने उसमें राय दिए थे, लेकिन ये बात बिल्कुल कुछ हद तक सही निकली है। सोवियत यूनियन के केस में हमने देखा, आज आप चाइना के केस में इस बात को बिल्कुल सही तौर पे देख रहे हो। तो इस बेस को आईनी एयर बेस कहा जाता था, और ये पूरी तरीके से हमें मदद करता था कि हम पाकिस्तान को किस तरीके से काउंटर कर पाएंगे, और पाकिस्तान को काउंटर करने में बहुत ज़्यादा मदद करता था, और इसीलिए भारत ने इस एयरबेस को अपने अंदर ले लिया था। अब इसकी पूरी कहानी है। एक्चुअल में भारत ने इस आईनी एयरबेस को लगभग 25 साल तक ऑपरेट किया है, और 25 साल तक ऑपरेट 2002 से लगभग 25 साल हो रहे हैं एक अग्रीमेंट के थ्रू ताजिकिस्तान की सरकार के साथ।
कैपिटल सिटी के ये बहुत करीब था और ये सोवियत एरा का बेस था। तो सोवियत यूनियन का जब कोलैप्स होता है, इसकी पूरी स्टोरी इस तरीके से शुरू होती है कि सोवियत यूनियन का जब कोलैप्स होता है, सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ बनती हैं, तो उस समय बहुत सारी कंट्रीज़ को अपॉर्चुनिटी दिखी सेंट्रल एशिया में कि अगर हम यहाँ पर इन्वेस्ट करेंगे, यहाँ पर अगर हम प्रेजेंट होंगे तो हम एशिया के ऊपर अच्छा अपना कंट्रोल ला सकते हैं। अब यूएस के साथ दिक्कत ये थी कि यूएस की नज़र जो है ऑलरेडी उस समय पर अफगानिस्तान के ऊपर थी। यूएस जो है वो पाकिस्तान में मौजूद था, पाकिस्तान को बफर की तरह इस्तेमाल कर रहा था, तो यूएस सेंट्रल एशिया में नहीं जाता है। सोवियत यूनियन ऑलरेडी कोलैप्स कर चुका था। अब बचते दो देश थे, एक चाइना एक भारत। अच्छा, इंडिया वॉज द फर्स्ट कंट्री जिसको सेंट्रल एशिया में बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी नजर आई, और उस समय की ऑल थैंक्स टू दी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एंड इट्स डिसीजन ऑफ दैट टाइम। तो 2001-2002 के टाइम पर तो 2001-2002 के टाइम पर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में ये डिसीजन लिया था कि हम इस एयरबेस को अपने अंडर में लेंगे और हम इसको डेवलप करेंगे। उस समय हमारे डिफेंस मिनिस्टर जॉर्ज फर्नांडिस हुआ करते थे, एनएसए अजीत डोवाल उस समय थे, और इन लोग की बहुत बड़ी भूमिका रही थी इस एयरबेस को पूरा डेवलप करने में। तो इन्होंने इसका नाम दिया था कि हम इसको गिसार मिलिट्री एरोड्रोम कहेंगे, यानी कि जीएमए कहेंगे। इसका पॉपुलर नेम जो है उसको हम आईनी एयरबेस के नाम से जानते हैं, लेकिन इसको गिसार एरोड्रोम, इसको गिसार मिलिट्री एरोड्रोम कहते हैं, जीएमए। और फिर जॉर्ज फर्नांडिस जी का ब्रेन चाइल्ड था, और फिर हमने इस पूरे एयरबेस को अपने अंडर में लिया। लगभग $100 मिलियन इस पूरे एयरबेस के ऊपर खर्चा किया गया था ताजिकिस्तान के अंदर में, और 3200 मीटर की इस पे एयर स्ट्रिप बनाई गई थी। इसको एकदम टेम्पररी बेस जो होता है, जिसको इमरजेंसी के लिए कोई भी देश यूज़ करता है, उस तरीके से इसको पूरा डेवलप किया गया। इसमें रिफ्यूलिंग कैपेसिटी, हैंगर, सब कुछ यहाँ पर डेवलप किया गया। और भारत ने इमरजेंसी यूज़ के लिए अपना जो Su-30 MKI फाइटर जेट्स था उसको भी यहाँ पर प्लेस किया आईनी एयरबेस पर। अब ये एयरबेस को जब हमने पूरी तरीके से डेवलप किया, ये हमें बहुत जगहों पर हेल्प करता है। जैसे सबसे पहली चीज़ जो है जहाँ पर ये हमें हेल्प करता है, एक्चुअल में उस समय पर इस दौरान 1905 के बाद से आपको पता है कि तालिबान काफ़ी ताकतवर हो चुका था अफगानिस्तान में ऑलरेडी, एक बार सत्ता में भी आ गए उसके बाद से। तो तालिबान जब पूरा अपने अफगानिस्तान के ऊपर कैप्चर करता है, तालिबान एक बहुत बड़ा खतरा था भारत के लिए। अब भारत के लिए खतरा आपको इसीलिए तो उसको क्रिटिसाइज़ भी किया जा रहा था। जैसे अभी तब तालिबान के आमिर खान मुत्तकी आए थे, तो यहाँ पर बड़ा क्रिटिसाइज़ कुछ लोगों ने किया कि भाई यही तालिबान है जिसके कुछ एक धड़ा था जिसको हम हक्कानी नेटवर्क कहते थे, जिसने भारत के एम्बेसी पर अटैक किया था, और भी बहुत सारे भारतीयों के ऊपर अटैक किया है तालिबान ने अलग अलग समय में, अलग अलग टाइम फ्रेम में। तो तालिबान उस समय भारत के लिए एक बहुत ही ज़्यादा मुश्किल पड़ाव हुआ करता था। आज जैसा रिलेशन आप देख रहे हो वैसा नहीं था, और तालिबान को बहुत सारे आतंकवादी गतिविधियों में भी पाया गया था। जैसे कंधार एयरबेस, जो कंधार हाईजैक हुआ था, तो उस समय पर तालिबान की सरकार वहाँ पर थी, और तालिबानियों ने उस कंधार हाईजैक वाले सारे आतंकवादियों को मदद की थी एक तरीके से। और उसके बाद ही आपको पता है कि वो उसका जो जैश ए मोहम्मद का कमांडर था, जैश ए मोहम्मद का चीफ है, उसको छोड़ना पड़ा, मौलाना मसूद अजहर को, और उसके साथ उमर शहीद शेख और ये सब छूटे थे। उसमें तालिबान की सरकार की बड़ी अच्छी भूमिका रही थी। तो कुल मिला जुला कहने की बात ये है कि तालिबान एक बहुत बड़ा चैलेंज भारत के लिए उस समय पर होता था। तो उसके लिए भारत के लिए तालिबान को चेक में रखने के लिए आईनी एयरबेस सबसे इंपॉर्टेंट था। कैसे? आईनी एयरबेस जो है वो अफगानिस्तान के बहुत करीब था, एकदम नॉर्दर्न साइड के करीब था, और उस समय पर नॉर्दर्न अलायंस लीड कर रहे थे अहमद शाह मसूद। अहमद शाह मसूद को भारत ने खूब मदद की है इस आईनी एयरबेस की वजह से। आईनी एयरबेस से उनको सारी जितनी भी मदद हो सकती थी अहमद शाह मसूद की, नॉर्दर्न अलायंस की, वो भारत ने की है, और तभी अहमद शाह मसूद यानी कि नॉर्दर्न अलायंस तालिबान से बहुत सक्सेसफुली लड़ पा रहा था। इवन इसके पास जो एक और शहर है, फारकोर का शहर है, अभी मैं आपको आगे दिखाता हूँ। उस फारकोर के शहर में भारत ने एक अपना अस्पताल भी बनाया हुआ था। 1990 में भारत ने अस्पताल बनाया था इसी तालिबान को चैलेंज करने के लिए, और इसी अस्पताल में अहमद शाह मसूद के ऊपर जब सुसाइड अटैक होता है, उसके बाद जो उनका इलाज होता है वो इसी अस्पताल में, फारकोर शहर में जो अस्पताल था उसी में होता है। हालांकि अनफॉर्चुनेटली उनकी डेथ हो जाती है उस सुसाइड अटैक में, एंड आफ्टर अहमद शाह मसूद की डेथ के बाद नॉर्दर्न अलायंस पूरी तरीके से टूट गया, और उसी के बाद आज अब तालिबान जो देख पा रहे हो, जितना स्ट्रॉन्ग तालिबान को देख पा रहे हो, वो हो पाया। अदरवाइज अगर आज मैं कहूँ कि अगर आज कोई लीडर होता अफगानिस्तान का जिसको जो वाइडली एक्सेप्टेड लीडर होता, वो शायद अहमद शाह मसूद होते, ना कि ये होते। और इनको अब अफगानिस्तान का नेपोलियन भी कहते हैं अहमद शाह मसूद को। सो ही वॉज सो इम्पॉर्टेंट, और अफगानिस्तान की पूरी पॉलिटिक्स में, पूरी उसकी जर्नी में सबसे इम्पॉर्टेंट पर्सन मैं अगर कोई देखता हूँ तो अहमद शाह मसूद को देखता हूँ। भारत ने खूब मदद की अहमद शाह मसूद की, रिटर्न में अहमद शाह मसूद ने भी भारत को बहुत सारी चीज़ों में हेल्प की है। अब उसके बाद देखा जाए तो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये भारत के लिए बहुत ही अच्छी एक स्ट्रैटेजिक लोकेशन है। ताजिकिस्तान में बिल्कुल ये आईनी एयरबेस है, ये फारकोर एयरबेस है, और फिर
यहाँ पर आपको अफगानिस्तान दिखाई दे रहा है, ये अफगानिस्तान का नॉर्दर्न पूरा एरिया है और इस नॉर्दर्न एरिया में हम आराम से यहाँ पर कर सकते हैं। इससे मदद से, इसकी मदद से, इस एयरबेस की मदद से हम यहाँ तक कि पाकिस्तान को भी चेक में रख सकते हैं। पाकिस्तान का जो पेशावर है वहाँ पर हम डायरेक्ट अटैक कर सकते हैं इस मॉडर की मदद से, यहाँ पर मदद से। और इससे क्या होगा, अगर कभी भी कॉन्फ्लिक्ट हुआ तो ये पाकिस्तान को मतलब बाध्य कर देगा इस चीज़ पर कि उसको अपने हथियार जो है वो ईस्टर्न बॉर्डर से हटा करके वेस्टर्न बॉर्डर पर मूव करने पड़ जाएंगे अगर हम यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। इसीलिए आईनी एयरबेस भारत के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, लेकिन जब से अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार आई इसका यूज़ हमारे लिए आउटडेटेड हो गया, इसका यूज़ हमारे लिए ख़त्म हो गया और इसीलिए 2022 के बाद से भारत ने इसको रीन्यू नहीं कराया। आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।